हाँ विद्यार्थियों, हमने लोकतंत्र के 2 वीडियो देखे जिसमें हमने लोकतंत्र के संबंध में पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण और इसके गुण व दोष। लोकतंत्र में अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है। अब हम देखें कि लोकतंत्र समर्थक जो विद्वान जो इसको विश्व का सबसे श्रेष्ठ शासन मानते हैं वो इसके कुछ गुण बताते हैं, जबकि इसके जो आलोचक है तो वो इसमें कुछ कमियां मानते हैं जिसके कारण उसका आलोचनात्मक रूप से इसके अंदर कुछ बुराइयां या कुछ दोष भी मानते हैं। सबसे पहले हम बात करें लोकतंत्र के गुण। अब लोकतंत्र जिसको आज विश्व में सबसे श्रेष्ठ शासन माना जाता है, तो ऐसे कौन कौन से विशेषताएं या अच्छी बातें इसके अंदर पाई जाती हैं जिसके आधार पर इसको हमें विश्व का सबसे श्रेष्ठ शासन कहते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें कि लोकतंत्र है वो सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है, इसको एक कार्यकुशल शासन माना जाता है। लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षा के साधन के रूप में भी देखा जाता है, इससे देशभक्ति की भावना का विकास होता है, इसमें क्रांति से सुरक्षा मिलती है, समानता स्वतंत्रता जैसे जो मूलभूत सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित शासन इसको माना जाता है। इसके अंदर स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की निपुणता पर नियंत्रण रखती है। इसी प्रकार कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति का जितना विकास लोकतंत्र में होता है उतना अन्य किसी शासन व्यवस्था में नहीं होता है। संविधानवाद में विश्वास रखता है और विश्व शांति व का समर्थक भी इसको माना जाता है। अब सबसे पहले हम बात करें सार्वजनिक हित में वृद्धि। अब सार्वजनिक हित की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सार्वजनिक हित में वृद्धि का साधन कैसे माना जाता है, क्योंकि हम देखें कि लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं उसमें आम जो जनता है उसकी सहानुभूति उसके साथ होती है या फिर जन सहयोग उसको मिलता है, जिसके कारण सार्वजनिक हित के जितने भी कार्य होते हैं वो जितनी ज्यादा लोकतंत्र के अंदर होते हैं उतना अन्य किसी शासन व्यवस्था के अंदर नहीं होते। दूसरी बात, लोकतंत्र को कार्यकुशल शासन माना जाता है। अब कार्यकुशल शासन इसको क्यों माना जाता है, क्योंकि हम देखें कि लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता हित के जो कार्य होते हैं उनको वो प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि दोबारा चुनाव होते हैं, चुनाव के समय उन जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने जाना होता है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा सरकार या जनप्रतिनिधियों के प्रयास होते हैं कि जनता हित में कार्य किए जाए, नीतियां बनाई जाए। तीसरी जो बात है वे लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षा का साधन माना जाता है। अब हम देखें कि लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षा का साधन कैसे माना जाता है, क्योंकि हम देखें कि लोकतंत्र में जनता जागरूक होती है, अधिकारों की हम बात करते हैं, कर्तव्यों की हम बातें करते हैं, जिसके कारण उनमें जागरूकता आती है। जनमत के जो साधन है वो भी हमें राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से जागरूक बनाते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव के समय जनता जो भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, वैदेशिक मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर अपनी राय प्रकट करते हैं। तो ये जो चीजें वो क्या है, एक प्रकार से आम नागरिक को क्या करें, सार्वजनिक दृष्टि से शिक्षित करें, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, देश की आंतरिक समस्याओं के प्रति हमारे अंदर जागरूकता लाती है। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, सचेत होते हैं, इसलिए इसको सार्वजनिक शिक्षा का साधन माना जाता है। चौथा जो टॉपिक है लोकतंत्र है वो देशभक्ति की शिक्षा का भी साधन है। अब हम देखें कि लोकतंत्र को देशभक्ति की शिक्षा का साधन कैसे माना। अब हम देखें कि जब भी किसी राष्ट्र के अंदर जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें होती, किसी भी प्रकार की वित्तीय या फिर आपातकालीन स्थितियां पैदा हो जाती हैं, युद्ध के समय, किसी महामारी के समय या अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा के समय, तो हम देखें कि आम जो जन होता है उसका सहयोग वो सरकार के साथ होता है, क्योंकि जो सरकार है, सत्ता है, वो आम जनता के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए उस सरकार या सत्ता के प्रति आम जो लोग होते हैं उनमें एक भावना होती है और
बुरे समय के अंदर हम देखें कि आम जो जन है वो सरकार के साथ खड़ा होता है, सरकार का सहयोग करता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, राष्ट्र प्रेम है। पांचवी बात क्रांति से सुरक्षा। अब हम देखें जैसे प्रथम महायुद्ध हुआ, साम्यवादी क्रांति हुई, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, इन सब के कारण क्या थे? इन सब के कारण थे या तो राजतंत्र था या फिर तानाशाही जो शक्तियां थी, फांसीवाद था, नाजीवाद था या सैनिक वाद था। अब हम देखें कि लोकतंत्र है वो क्रांति से सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे करता? क्योंकि लोकतंत्र में हम देखें हमें अपनी बात को रखने का अधिकार है, हमारी कोई भी समस्याएं हैं शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार के विरुद्ध उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है वो अहिंसा के ऊपर आधारित होती है। और जब जनमत विरोध करता है, आवाज उठाता है, और वो आवाज जब सरकार तक जाती है तो सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं कि आम जन की समस्याओं का समाधान किया जाए, जिसके कारण साम्यवाद, राजतंत्र या फिर अन्य जो शासन व्यवस्थाएं जिनमें जन विद्रोह होते हैं, इस प्रकार के जन विद्रोह की जो संभावनाएं हैं वो लोकतंत्र में बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें समस्याओं का समाधान है वो सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। अगला है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। अब हम देखें शासन के अन्य जो रूप है उसमें हम देखें न किसी प्रकार की समानता होती, न किसी प्रकार की स्वतंत्रता होती, जबकि लोकतंत्र है उसमें समानता और स्वतंत्रता दोनों पाई जाती। सभी नागरिकों को समान माना जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक जो सरकार है वो संविधानवाद के अनुसार काम करती है, संविधान की जो व्यवस्था है, प्रावधान है, उसके अनुसार सभी नागरिकों को सम्मान माना जाता है, उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और उसी के अनुसार वो अपना जीवन व्यापन करते हैं। क्योंकि सरकार है वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार है वो किसके अनुसार चल रही है, संविधान के अनुसार चल रही है। और संवैधानिक जो प्रावधान है जिसमें प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के अंदर नागरिकों को समानता व स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत हैं वो या अधिकार है वो सरकार या संविधान के द्वारा प्रदान किए गए। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। अब हम देखें देश सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, और ये जरूरी किस लिए है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपनी मनमर्जी नहीं कर सके या संविधान के द्वारा उनको जो शक्तियां प्रदान की गई उनका वो दुरुपयोग नहीं कर सके, इसलिए न्यायपालिका उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा। हर जो अंग है वो संतुलित है, एक दूसरे पर नियंत्रण रख रहा है, कोई भी अंग एक दूसरे या अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक लोकतंत्र को माना जाता है। अब हम देखें जैसे विचारों की बात हम करें तो जितनी स्वतंत्रता हमें अपने विचार रखने की लोकतंत्र में है उतनी स्वतंत्रता हमें अन्य किसी शासन व्यवस्था में नहीं मिलती, मतलब कोई नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं होता। और जहां पर नियंत्रण नहीं होगा वहां पर क्या होता है, हमारे जो कला है, शिक्षा है, साहित्य है, विज्ञान है, संस्कृति है, इन क्षेत्रों का विकास हो पाता है। तो लोकतंत्र में नियंत्रण नहीं होता, कठोरता नहीं होती, इसमें स्वतंत्रता होती है, जिसके कारण लोकतांत्रिक जो सरकार है वहां पर इन क्षेत्रों का विकास है वो ज्यादा होता है अन्य की तुलना में। संविधानवाद में आस्था। अब हम देखें कि लोकतंत्र है उसमें सर्वोच्च किसको माना जाता है, संविधान को माना जाता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब किसके दायरे में रहकर काम करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। संविधान के द्वारा जो भी व्यवस्था की गई, जो भी प्रावधान दिए, जो अधिकार क्षेत्र जिस अंग को दिया गया उसी अधिकार क्षेत्र में रहकर सरकार का हर वो अपना कार्य कर रहा है। विश्व शांति का समर्थक। अब हम देखें कि लोकतंत्र को विश्व शांति का समर्थक माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो, हमेशा लोकतंत्र इस बात के अंदर विश्वास करता है कि आपसी जो विवाद है, समस्याएं हैं, उनको आपसी बातचीत के माध्यम से उन समस्याओं का हमें प्रयास करना चाहिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं उनका हमें सहयोग लेना चाहिए। जबकि शासन की अन्य जो व्यवस्थाएं
उनके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। जैसे प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध या कोई भी युद्ध हुए, उसके पीछे हम देखें कोई ना कोई तानाशाही, कोई ना कोई राजतंत्र या अन्य किसी प्रकार की जो शासन प्रणाली थी वो उत्तरदायी थी। जबकि लोकतंत्र है वो हमेशा समस्याओं का समाधान है, आपसी बातचीत या फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से करने का प्रयास करता है, जिसके कारण इसको विश्व शांति का समर्थक भी माना जाता है। तो ये थे लोकतंत्र के गुण। अब हम बात करें इसके दोष, मतलब इसके जो आलोचक हैं वो लोकतंत्र में कुछ कमियां मानते हैं, भैया इसमें कुछ बुराइयां मानते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं, भाई लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधित जो धारणा है वो भ्रमपूर्ण है। जैसे हमने लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर व्यक्ति को एक बुद्धिमान प्राणी माना गया, वे उसको अपने हित अहित का पूरा ज्ञान होता है। लेकिन इसके जो आलोचक है वो क्या मानते हैं, हर व्यक्ति का बौद्धिक स्तर है वो एक समान नहीं होता, समाज में सभी व्यक्ति वो समान नहीं हो सकते। जबकि लोकतंत्र के अंदर जो सरकारें बनती हैं उसमें हर व्यक्ति मतदान करता है, तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मूर्ख हैं, जिनको ज्ञान नहीं है या जिनको अपने हित अहित के बारे में जानकारी नहीं है। अगर ऐसे लोग मतदान करेंगे तो जो सरकारें भी बनेंगी वो भी क्या होंगी, एक प्रकार से मूर्ख सरकारें होंगी, ऐसा इनका तर्क है। दूसरी बात, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। अब लोकतंत्र के जो आलोचक हैं वो क्या मानते हैं, समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हम देखें कि वो लोकतंत्र के प्रति उदासीन रहता है। मतलब लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जैसे मतदान है, चुनाव लड़ना है, इनके अंदर इस वर्ग की कोई रुचि नहीं होती या कोई सहयोग नहीं होता। तो इस प्रकार से समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोकतंत्र के प्रति उदासीन है, लोकतांत्रिक जो गतिविधियां उनमें वो हिस्सा नहीं ले रहा है, तो इसके जो आलोचक है वो क्या मानते हैं, वे उस वर्ग का देश को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तीसरी बात है, समानता व स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है लोकतंत्र में वो भी क्या है, भ्रमपूर्ण है। अब इसके जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं, ये लोकतंत्र को समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था माना जाता है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तो ये बात है वो सिर्फ क्या है, काल्पनिक है, इसमें सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है। क्योंकि आज हम देखें समाज का गरीब कमजोर जो वर्ग है वो आज भी इन सिद्धांतों से वंचित है, या अपने समानता व स्वतंत्रता के अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जैसे हम बात करें चुनाव की, हम बात करें, आज भी हम देखें समाज का आर्थिक दृष्टि से संपन्न जो वर्ग है, क्योंकि चुनाव प्रणाली इतनी ज्यादा महंगी हो गई कि आम नागरिक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो समाज के अंदर जो आर्थिक या राजनीतिक रूप से मजबूत जो वर्ग है वही क्या कर पाता है, इनका सही उपयोग कर पाता है। जबकि समाज का आम जो नागरिक है, गरीब या कमजोर जो नागरिक है, वो इन अधिकारों से वंचित रहता है। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। अब लोकतंत्र के जो आलोचक है वो क्या मानते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दल है वो सही मायने में क्या है, सरकार बनाते हैं, सरकारें चलाते हैं। अब कहने के लिए हम देखें, हर राजनीतिक दल के क्या होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं और वो राष्ट्रवाद के नाम पर होते हैं। लेकिन अगर मूल रूप में हम देखें तो इन राजनीतिक दलों के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, अपने राजनीतिक दल के प्रति विशेष इच्छा पाई जाती है, मतलब अपने दल को वो ज्यादा महत्व देते हैं। हमेशा इनका मुख्य लक्ष्य सत्ता को हासिल करना होता है, और उसको हासिल करने के लिए हम देखें कि इन राजनीतिक दलों के द्वारा गलत तरीकों को भी अपनाया जाता है, जैसे जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, या फिर धन का प्रयोग है। तो राजनीतिक दलों की जो विचारधारा है वो विचारधारा भी क्या है, गलत है, जो देश को अराजकता की ओर ले जाती है। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अब हम देखें कि लोकतंत्र को उत्तरदायी शासन प्रणाली माना जाता है, लेकिन इसके जो आलोचक है वो इसको क्या मानते हैं, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली मानते हैं। क्योंकि हम देखें कि लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। अब ऐसे कार्य जो राष्ट्र के लिए जरूरी होते हैं, अब वो कार्य नहीं होते हैं तो सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष हमें काम नहीं करने दे रहा है, वो हमारे काम में अड़ंगे डाल रहा है। विपक्ष कहता है कि सरकार वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी, मतलब कोई भी पक्ष है वो उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए इसके जो आलोचक है वो इसको क्या मानते हैं, अनुत्तरदायी शासन मानते हैं। अगला है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। अब लोकतंत्र के जो आलोचक है वो क्या मानते हैं,
भी लोकतंत्र के अंदर धन व समय का अपव्यय होता है। जैसे चुनाव के समय हम देखिए अनावश्यक रूप से पैसा खर्च किया जाता है। लोकतंत्र में लोकसभा राज्यसभा की हम बात करें, उसके सम्मेलन होते हैं, उसमें अनेक मुद्दे होते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष उसके ऊपर सहमत नहीं होते, या एक निर्णय को लेने के लिए काफी लंबा समय लगा दिया जाता है, उसमें इतना पैसा खर्च किया जाता है। इसलिए इसके आलोचक वो क्या मानते हैं कि लोकतंत्र है वो सार्वजनिक जो धन है, आम जनता की जो संपत्ति है या फिर जो समय है उसका अपव्यय करते हैं। उदासीन मतदाता, अब इसके जो आलोचक है वो क्या मानते हैं भी लोकतंत्र है वो एक अच्छा शासन नहीं है, क्योंकि हम देखें कि जैसे हम भारत की बात करें पिछले 70 वर्षों के दौरान हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन मतदाता है वो आज भी उदासीन है। जैसे हम देखें प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, आज भी हम देखें कि लगभग 60% मतदान है भारत के अंदर होता है। तो इसका मतलब 40% लोग क्या है आज भी लोकतंत्र के प्रति उदासीन है, मतदान नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका लोकतंत्र में रुचि नहीं है, विश्वास है नहीं है। तो इसके जो आलोचक है वो क्या मानते हैं लोकतंत्र के अंदर जो वर्ग मतदान नहीं कर रहा है तो वो एक प्रकार से क्या है उदासीन है, मतलब उसका आस्था नहीं या उसका विश्वास है लोकतंत्र के अंदर नहीं है। अगला, संकट काल में कमजोर शासन लोकतंत्र को माना जाता है। अब हम देखें कि संकटकालीन परिस्थितियां होती हैं देश के लिए, जैसे भारत में हम बात करें अनुच्छेद 352 है, 356 है, 360 है जिनको हम आपातकालीन अनुच्छेद कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अब इसके जो आलोचक है वो क्या कहते हैं लोकतांत्रिक जो सरकार है, जब देश के ऊपर संकट आता है, युद्ध या किसी प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, तो उस समय लोकतांत्रिक जो शासन है वो एक कमजोर शासन है, क्योंकि वो निर्णय लेने में काफी लंबा समय लगा देता है, जिससे राष्ट्र को नुकसान हो सकता है। लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक भी नहीं है। अब हम देखें इसके जो आलोचक है वो क्या मानते हैं लोकतंत्र है वो विश्व शांति का भी समर्थक है। आज हम देखें लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, चाहे यूरोप की हम बात करें, एशिया की हम बात करें, या किसी देश विशेष की हम बातें करें, कहने के लिए वो क्या है सैद्धांतिक आधार पर हम देखें कि वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास जता रहे, लेकिन जब उनके खुद के आते हैं तो उस स्थिति में हम देखें जैसे विश्व की शक्तिशाली देश अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, जब उनके राष्ट्र हितों की बात आती है तो हम देखें कि हर बात को वो अपने तरीके से रखते हैं। उस समय वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देते, एक दूसरे को वो उसके लिए दोषी मानते, तो जिसके कारण लोकतंत्र है उसको विश्व शांति का समर्थक भी नहीं कहा जा सकता।